तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रबंधकीय कौशल जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यानी कि इससे पहले लगभग सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला पर्यवेक्षक के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी कल ही हमने टॉप 100 आपका टीकाकरण की वीडियो जो है डाली थी, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो चलिए प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में 45 नंबर का प्रबंधकीय कौशल आने वाला है और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को इसी में हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अभी तक आपने पढ़ा नहीं है कभी भी। तो चलिए किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम डालें वो टाइम टू टाइम आपके पास में आती रहे। ठीक है भाई, चलिए क्लास शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर की सुपर नोट्स अब अवेलेबल हैं। चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स आपको मात्र 128 रुपये में मिलने वाले हैं। तो ये सुपर नोट्स आप लोग मंगवा लीजिए। जिसने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है वो लोग अभी भी ये नोट्स मंगवा करके तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जा सकते हैं। 660 जो सीटें हैं उनमें एक सीट आपकी बिल्कुल पक्की होगी अगर आप ये नोट्स मंगा करके तैयारी शुरू कर देंगे तो, ठीक है? नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य जो 55 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, पूरा कंप्लीट कवर किया है हमने। उसके बाद में सामान्य ज्ञान जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, योजनाएं, एक्ट वगैरह आएगा, उसको भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में कवर किया है। फिर आपकी शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है। उसके बाद मैनेजमेंट जो आपका प्रबंधकीय कौशल है, इसको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया। तो ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं मात्र 128 रुपये में। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए देखिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही साथ में ये स्कैनर है। आपको कुछ करना नहीं है, इसी स्कैनर पर 128 रुपये का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर अब समय कहाँ बचा हुआ है, कैसे नोट्स को कंप्लीट करेंगे? तो भाई ये नोट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि अभी भी आप 20 से 22 दिन में भी 2 बार इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? 6-6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 2 बार आप इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और एक बार क्विक रिवीजन भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया, ठीक है? तो एक बार ज़रूर ये नोट्स मंगवा लेना। कैसे आपको मंगवाना है सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। चलिए, पहला प्रश्न है, सामान्य भाषा किस सामाजिक समूह का कारक है? इससे पहले आपको एक बात और बता दें, जिन लोगों ने नोट्स मंगवा लिए हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। छोड़िए मत, ठीक है? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अपने अपने नोट्स को तुरंत डाउनलोड कर लिया कीजिए। उससे क्या होगा, ये नोट्स हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। मान लीजिए आपका व्हाट्सएप रीसेट हो जाता है, मोबाइल गिर जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये जो नोट्स हैं वो आपके मोबाइल में सेव रहेंगे हमेशा के लिए, अगर आप तुरंत की तुरंत इन नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा एमबी नहीं खर्च होने वाली, मुश्किल से 100-150 एमबी खर्च होगी, ठीक है ना? सारे नोट्स आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे। इसलिए तुरंत की तुरंत इन नोट्स को डाउनलोड कर लिया कीजिए, भविष्य के लिए एकदम सेव हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन 1 है, सामान्य भाषा किस सामाजिक समूह का कारक है? ऑप्शन देखें, राजनैतिक समूह का, परिवार का, क्लब का या फिर भीड़ का। जो सामान्य भाषा होती है वो किस समूह का कारक होता है? आइए आंसर देखें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवार का कारक होता है। अब सामान्य भाषा का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने घर में, ये आपका परिवार है, आप अपने घर में अगर किसी से बातचीत करते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं? इंग्लिश में तो बातचीत करते नहीं हैं और हमारे यहाँ तो मतलब कह सकते हैं घर में वही अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और क्या कर रहा हो है, कहाँ जा रहा हो है, हाँ, टीकमगढ़ वाले कहते हैं हम इतने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है, सामान्य भाषा है और ये सामान्य भाषा का यूज़ आप अपने परिवार में ही करते हैं, ठीक है? कहीं कोई राजनीतिक समूह में नहीं करेंगे, ऑफ़िस में आप इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं? अपने परिवार में करते हैं। तो कौन से सामाजिक समूह का कारक है? ये परिवार का कारक होता है, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? आइए देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
स्पीड पोस्ट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई और स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना 1986 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना 1982। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन हेनरी फेयोल के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है? हेनरी फेयोल ने कुछ सिद्धांत दिए थे, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, यह कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। निर्देश की एकता का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देखते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वो हेनरी फेयोल महोदय ने दिए हैं। निर्देश की एकता का सिद्धांत दिया है, अनुशासन का सिद्धांत दिया है और कार्य विभाजन का सिद्धांत हेनरी फेयोल महोदय के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समूह की निगरानी से, मतलब किसी समूह की निगरानी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखें, कार्यक्रम की डिजाइनिंग, कार्यान्वयन, समूह को नियंत्रित करना या फिर कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर आप किसी समूह की निगरानी कर रहे हैं, यानी कि आप उस समूह को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग ही वो समूह चलेगा। मान लीजिए आप नेताजी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस समूह को नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है ना? आपकी निगरानी में है वो समूह। मान लीजिए 10 लोगों का समूह है, या फिर किसी फोर्स की बात कर लें, जैसे कि आर्मी में बटालियन बनी रहती है, ठीक है? ये बटालियन होती है आर्मी में। मान लीजिए 15 लोगों की बटालियन है, तो उसमें एक व्यक्ति होगा जो उस समूह की निगरानी कर रहा होगा। निगरानी का अर्थ है कि वह उस समूह को नियंत्रित कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बटालियन काम करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्वयं निर्णय लेने वाले प्राधिकार को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? एक ऐसा प्राधिकार जो खुद ही निर्णय लेता है, किसी की बात को नहीं मानता है, इस तरह के प्राधिकरण को हम क्या कहते हैं? चलिए चार ऑप्शन देखें। विकेंद्रीकरण कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम केंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि केवल और केवल एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा सबके ऊपर, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के बारे में पहले आपको बता दिया गया है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण में ये सारी चीजें बटी रहती हैं, ठीक है? किसी एक के पास में क्षमता नहीं होती है, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा, उसके अधीन में 4-5 लोग और होंगे, तो मतलब सबका विकेंद्रीकरण रहता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जो तानाशाही शासन होता है वो केंद्रीकरण शासन का उदाहरण होता है। तो समझ गए, केवल एक व्यक्ति अगर नियंत्रित कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्या कर रहा है? केंद्रीकरण कर रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। अधिकार युक्त नेता के लिए दूसरा शब्द क्या होगा? यानी कि एक ऐसा नेता जो अपना अधिकार जताता है हर चीज पर, इसके लिए दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक, तानाशाह, सहभागी या फिर प्रसिद्ध? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तानाशाह। अभी आपको बताया था, अधिकार युक्त नेता वह नेता होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, जैसे कि हिटलर था, ठीक है? हिटलर क्या करता था? अपनी मन की चलाता था, ठीक है? वो किसी की बात नहीं मानता था। उसने अगर कहा मेरी तरह किसी ने अगर हेयर स्टाइल नहीं रखी, मतलब मेरी तरह अगर किसी ने हेयर स्टाइल रख ली तो उसको हम मार देंगे। अब ये भी कोई बात होती है? अभी एक और है ना, कहाँ के हैं? उत्तर कोरिया के कहाँ के हैं, ठीक है? वो भी इसी तरह से करते हैं कि मेरी तरह कोई हेयर स्टाइल नहीं रखेगा, या जैसा मैं कपड़ा पहन रहा हूँ वैसा कोई नहीं पहनेगा, या जो मैं कह रहा हूँ वही करोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? तानाशाह कहते हैं। और इसे ही अधिकार युक्त नेता कहते हैं, जिसके पास में सारे अधिकार रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तानाशाह, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्या एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है? देश, राष्ट्र, राज्य या फिर भाषा? एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज क्या होती है? चलिए आंसर देखें फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भाषा है वो एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है। अब भाषा से तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारत में तो पता ही है, भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती है। साउथ में चले जाओगे तो कन्नड़, तमिल बोलेंगे, इधर आ जाओगे खड़ी हिंदी बोलेंगे, उधर चले जाओगे ब्रज बोलेंगे, ठीक है? पूर्व पूरब की साइड में चले जाओगे, वहाँ बिहार उहार की साइड में तो भोजपुरी बोलेंगे। तो हर जगह जो है भाषा अलग-अलग होती है, ठीक है? लेकिन इवन अगर अपने एमपी की बात करते हैं ना, तो एमपी में भी भाषा चेंज होती रहती है। जैसे कि आप टीकमगढ़ के साइड में चले जाओगे तो उनका बोलने का जो तरीका, जो लहज़ा होगा बहुत ही स्वीट है, अलग है, ठीक है? मतलब कि उस साइड टीकमगढ़, झांसी उधर चले जाओगे और इधर आ जाओगे तो इधर का जलवा अलग ही है, ठीक है ना? आप किधर का कह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है? आप समझ सकते हो, ठीक है ना? तो मतलब हर जगह भाषा चेंज होती रहती है। तो एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज क्या होती है? भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है, जन संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण तो समझते हैं, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो यह एक संप्रेषण होता है। लेकिन अगर जन शब्द लग गया, तो जन संप्रेषण किसको प्रदर्शित करता है? आइए देख लेते हैं। छोटे समूह में बात करने के लिए, राज्य के भीतर संचार के लिए, छोटे समूह से संचार करने के लिए, या फिर विशाल और विविध दर्शकों के साथ संवाद करना, क्या कहलाता है? जन संप्रेषण। जन संप्रेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? अब जन शब्द लगा है, इसका मतलब जनता, और जनता से हम संप्रेषण कब करेंगे? जब विशाल और विविध दर्शकों के साथ में हम संवाद करेंगे। विशाल और विविध दर्शकों के साथ संवाद का अर्थ है कि जब आप टीवी, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो जन संप्रेषण कर रहे हैं। जन संप्रेषण का अर्थ है वो रेडियो या फिर टीवी पर बैठ गए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और बाकी जितने भी भारत में लोग हैं वो सब लोग उस बात को सुन रहे हैं। इसी को हम जन संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण क्या होता है? दो लोगों के मध्य में जो बात की जाती है उसे हम संप्रेषण कहते हैं, आदान प्रदान कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को एक ही व्यक्ति अपनी बात सुनाता है, तो इसे हम जन संप्रेषण कहते हैं। और तो इस ये हो जाएगा आपका विशाल और विविध दर्शकों के साथ में एक साथ संवाद करना। ठीक है भाई? चलिए, चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। हम और नई-नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय कम बचा हुआ है, तैयारी पर ध्यान दे लीजिए। ठीक है? और जिन लोगों का सिलेबस अभी भी नहीं कंप्लीट हो पाया है, वो तुरंत अपने नोट्स मँगवा लीजिए और तुरंत की तुरंत आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। वो नोट्स इस तरह से हमने डिज़ाइन किए हैं कि आप आसानी के साथ में 2 बार अपना सिलेबस जो है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने नोट्स मँगा लिए हैं, सबसे निवेदन है कि कृपया अपने नोट्स को तुरंत डाउनलोड कर लिया कीजिए। बाद के लिए मत छोड़ा कीजिए, है ना? बाद के लिए आप छोड़ देते हैं, फिर आपका पता चला व्हाट्सएप डिलीट हो गया, या फिर व्हाट्सएप रिफ्रेश हो गया, या फिर मोबाइल ही आपका रीसेट हो गया, तो वो फिर चले जाते हैं। ठीक है? तो तुरंत डाउनलोड कर लेंगे, तो वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएँगे हमेशा के लिए। ठीक है? चलिए, 10 नंबर, ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952, या फिर 2 अक्टूबर 1950। कब की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952। ये 3 से 4 बार छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया, यानी कि एमपी के एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्य में स्थित है? पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आने ही वाले हैं और नोट्स में अच्छे से हमने आपको पढ़ा रखा है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है अपने यहाँ, आप सबको पता है। कौन-कौन से स्तर होते हैं वो आगे बताएँगे। आपसे क्या पूछा है? बीच में कौन होता है ये पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। कौन होता है बीच में? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायत समिति जो होती है, पंचायत समिति बीच में होती है। 3 स्तरीय होता है, पहले पर होता है ग्राम पंचायत, ये सबसे नीचे होता है। उसके बाद में पंचायत समिति होती है बीच में, उसके बाद में जिला परिषद सबसे ऊपर होता है। तो त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ये भी आपको पता होगा, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा आईआरडीपी यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस लिए इसको शुरू किया गया था? बैंकिंग में सुधार करने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गरीबों को रोजगार देने के लिए आईआरडीपी की शुरुआत की गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ये ग्रामीण विकास शब्द है तो ये ग्रामीण विकास के लिए किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो स्थापना की गई थी वो गरीबों को रोजगार देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, जेमिन सेफ्ट और जैसल सेफ्ट की अवधारणा किसने दी थी? ये 2 अवधारणाएँ दी गई थी। एक महान वैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो मतलब कैसा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, उनके द्वारा ये जेमिन सेफ्ट और जैसल सेफ्ट की इस अवधारणा दी गई थी। वो कौन है? ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेटरवर्ड, कार्ल मार्क्स, टीवी व्हाटमोर, या फिर एफ टोनीज। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एफ टोनीज महोदय के द्वारा जेमिन सेफ्ट और जैसल सेफ्ट की अवधारणा दी गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, ये फैक्ट वाला प्रश्न, कुछ समझाने का इसमें है नहीं। नंबर 14, हम महसूस कर रहे हैं का भाव किसमें सबसे अधिक होगा? देखिए, सबसे अधिक पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम महसूस कर रहे हैं का अर्थ है कि हम शब्द पकड़िए, हम का अर्थ है सबसे ज़्यादा अपनत्व। तो सबसे ज़्यादा अपनत्व इन 4 ऑप्शन में से किस में होगा? इस तरह से आप समझ सकते हैं। जाति में होगा, वर्ग में होगा, परिवार में होगा, या फिर सैन्य सेवा में होगा। बताइए क्या इसका आंसर होगा?
आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिवार में होगा। हम महसूस कर रहे हैं का भाव सबसे अधिक किस में होगा? देखिए जाति में भी होता है, वर्ग में भी होता है, सैन्य सेवा में भी होता है, लेकिन कह रहे हैं सबसे अधिक किस में होता है? तो परिवार में होता है। अगर मान लीजिए ये आपके भाई साहब हैं, ठीक है? और ये आपका पड़ोसी है, बहुत गुस्सैल है और ये आपके अगर भाई साहब को मारने आ रहा है ना, तो सबसे पहले परिवार का व्यक्ति ही लड़ने के लिए जाएगा। बाद में समाज के और वर्ग के और रिश्तेदार आएँगे। सबसे पहले आप जाएँगे लठा लेकर के, "आप भैया तभी बताता हूँ तेरे को, भाई को कैसे तूने टच कर दिया।" है ना? मतलब परिवार में जो है हम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, अपनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नंबर 15 संचार शोर उन कारकों के लिए शब्द है जो संचार में बाधा डालते हैं। यानी संचार शोर जो है एक शब्द होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? किस प्रकार के संचार में अगर बाधा पड़ती है, तो उसे हम संचार शोर कहते हैं। प्रभावी संचार में, अनुचित संचार में, अभाव संचार में या फिर अप्रभावी संचार में? आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभावी संचार अगर आप कर रहे हैं, उस बीच कोई शोर हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो हम उसको संचार शोर के अंतर्गत रखते हैं। अनुचित संचार कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें, उसमें शोर हो चाहे कुछ हो, क्या मतलब है? अभाव अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो उसमें संचार शोर का कोई फैक्ट ही नहीं बनता है। अप्रभावी आपके संचार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो उसमें भी संचार शोर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप प्रभावी संचार कर रहे हैं, आप अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? आप किससे बात कर रहे हैं वो आप अपने आप डिसाइड कर लेना, ठीक है? आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं, बीच-बीच में क्या हुआ है बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, शोर का अर्थ आपका नेटवर्क कम हो गया या फिर कट गया फ़ोन आपका या कुछ हो गया, तो अभी आप क्या कर रहे थे? आप प्रभावी संचार कर रहे थे, आपका मन लगा था किसी से बात करने में, ठीक है? अब वो जो प्रॉब्लम आने लगी, तो इसमें क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संचार शोर रखते हैं। यानी कि जब हम प्रभावी संचार कर रहे हों, लोगों की बात समझ में आ रही हो और बीच में कोई कन्फ्यूजन हो जाए या बीच में कोई समस्या आ जाए, तो इस तरह की समस्या को हम संचार शोर के अंतर्गत रखेंगे। आगे बढ़िए भैया, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से क्या लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, जिससे वे स्वेच्छा से लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं? ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो कि लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे कि वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं? बताइए, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार या फिर निर्देशन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेतृत्व एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये डिसाइड करता है, नेतृत्व ही डिसाइड करता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे या फिर नहीं पहुँचेंगे। जैसे कि आपके टीचर हैं, अब हमको ही मान लीजिए, ठीक है ना? हमको ही टीचर मान लीजिए। अब जैसे हम क्लास चला रहे हैं, ठीक है? हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं। अब अगर आप लोग सफल हो जाते हैं, भगवान करे सब लोग सफल हो जाएँ, तो हमारा नेतृत्व क्या होगा? परिपक्व नेतृत्व होगा, यानी कि हमने बहुत अच्छा नेतृत्व किया है, ठीक है? तो हम ही तो हैं जो आपको लक्ष्यों की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर आप अपनी बड़ाई कर रहे हो। नहीं भैया, हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना? हम तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है? आप डिसाइड करो हम कौन है, ठीक है? हम कुछ भी नहीं है आपके लिए, आपके भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, ठीक है? जो भी हैं, ठीक है ना? तो क्या है, हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको लक्ष्यों की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए नेतृत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़िए 17 नंबर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना में यह योजना जो है नारा दिया गया था? पहली पंचवर्षीय में, दूसरी पंचवर्षीय में, 5वीं पंचवर्षीय में या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। 18 नंबर। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? आईसीडीएस की बात की जा रही है। आईसीडीएस को डिटेल में समझा रखा है अपनी पीडीएफ में हमने, ठीक है? जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी होगी, वो तुरंत इसका आंसर देंगे। एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1970, 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1975 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस की शुरुआत की गई थी। चलिए 19 नंबर, ये भी आपके समझने वाला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक लिपिक से संस्था के प्राचार्य को छुट्टी का आवेदन किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? यानी कि एक क्लर्क है जो संस्था के प्राचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा है, तो बताइए किस तरह के संचार का उदाहरण होगा? ऑप्शन देखिए फिर समझाते हैं। अधोगामी संचार होगा, ऊर्ध्वगामी संचार होगा, क्षैतिज संचार होगा या फिर सामान्य संचार होगा? चारों का अर्थ समझिए। अधोगामी का अर्थ है नीचे की ओर संचार, ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर संचार, क्षैतिज का अर्थ है यानी कि इस तरह से आमने सामने बैठ करके, यानी समान लोगों के बीच में संचार, और सामान्य संचार का अर्थ है कि आप अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो ये सामान्य संचार के अंतर्गत आता है। तो अगर एक लिपिक है, जो एक क्लर्क है, वो छुट्टी मांगने के लिए अपने प्राचार्य के पास में जा रहा है, तो किस तरह का होगा? तो समझ लीजिए, खुद ही समझ सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्वगामी संचार का यह उदाहरण हो जाएगा। एक क्लर्क है, एक जो अपनी जो है जानकारी या अपनी प्रार्थना पत्र प्राचार्य के पास लेकर के जा रहा है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि आपका ऊर्ध्वगामी संचार हो जाएगा। अगर ये
ये ऊपर से नीचे की ओर आता, यानी कि अपनी कोई बात चपरासी के पास में लेकर के जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अधोगामी संचार कहते। और अपने आसपास बिल्कुल बराबर वाले अन्य जो क्लर्क हैं उनसे अगर वो बातचीत करता, किसी चीज़ को लेकर के बातचीत करता, तो ये क्या हो जाता? ये क्षैतिज संचार हो जाता। और अगर वो अपने परिवार वालों से कोई बात करता, तो वो सामान्य संचार हो जाता। चारों चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20 नंबर, एक माध्यमिक समूह में एक सदस्य अन्य सदस्य से क्या होता है? माध्यमिक समूह का अर्थ है, आपको समूह बताया था ना, पहला होता है प्राथमिक समूह जिसमें परिवार वाले आते हैं, ठीक है? इसमें बहुत बढ़िया खिंचाव होता है, बहुत बढ़िया मतलब कह सकते हैं कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है? उसके बाद द्वितीयक समूह होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, जैसे ऑफ़िस के लोग हो गए, ठीक है ना? और कहीं कार्यशाला के लोग हो गए जहाँ पर आप जा रहे हैं, ठीक है? एक होता है बीच का, ठीक है? जो माध्यमिक समूह के अंतर्गत आता है, उसमें जो एक सदस्य होता है वो दूसरे से क्या होता है? यही आपसे पूछा गया है। घुला-मिला रहता है तो परिवार वाले घुले-मिले रहते हैं, ये थोड़ी घुला-मिला रहेगा। अवगत रहता है, जानकारी थोड़ी रहती है उसको, अनजान रहता है, ठीक है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जो है अनजान रहता है, यानी कि पहली-पहली बार आपके सामने अगर कोई आकर के मिलता है, तो समझ लीजिए वो क्या है? आपसे अनजान है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये एक माध्यमिक समूह का व्यक्ति है जो कि क्या रहेगा? आपसे हमेशा अनजान रहेगा, पहली बार जो भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। हाल ही में विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक किसके द्वारा विमोचित की गई? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अनिल विज के द्वारा या फिर आदित्यनाथ योगी के द्वारा? बताइए किसके द्वारा विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिल विज के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? देखते हैं थोड़ा जीके-वीके भी आपको आती है कि नहीं, बस इसी में लगे हुए हो, ठीक है ना? तो आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त वन प्रबंधन जिसे हम जेएफएम कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? तो बताइए, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये जेएफएम का फुल फॉर्म ध्यान रखना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा? एकल व्यक्ति प्रभुत्व का, आर्थिक समानता का, राजनैतिक समानता का या फिर सहभागी दृष्टिकोण का? सही आंसर आपका हो जाएगा जेएफएम जो है वो सहभागी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि जो वन विभाग के लोग होते हैं, जो वन विभाग के लोग हैं और जो आदिवासी जो होते हैं, वहाँ के आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग बना करके एक साथ में वन को बचाने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? पेड़ को बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना? कौन? फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वहाँ के, और जो आदिवासी होते हैं, ये लोग मिलकर के इस वन को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? दोनों मिलकर के सहभागी दृष्टिकोण करते हैं और ये वृक्ष को, इन जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो ये जेएफएम का मुख्य उद्देश्य होता है। पेड़-वेड़ ठीक-ठाक बन जाता है ना? ड्राइंग सही लगती है कि नहीं आप लोगों को? किससे ये फर्जी सर फर्जी कुछ भी ड्राइंग बना देते हैं ना? चलिए 23 नंबर, संचार का टेलीफ़ोन मॉडल सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? अब ये 4 ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आंसर लगाएँगे। तकनीकी सिद्धांत, प्रसार सिद्धांत, सूचना सिद्धांत या फिर न्यूनतम प्रभाव? बताइए। शुरुआत की बात कर रहे हैं, एकदम शुरुआत में जब टेलीफ़ोन संचार हुआ करता था, तो वो टेलीफ़ोन मॉडल सबसे पहले किस क्षेत्र के लिए विकसित किया गया था? किसके लिए? मेन उद्देश्य क्या होगा पहली-पहली बार? सूचना सिद्धांत के लिए। एक-दूसरे तक सूचना पहुँचाने के लिए ही तो टेलीफ़ोन का प्रयोग किया गया था पहली-पहली बार। अब आज की बात अलग है, आज आप उससे सारा काम कर रहे हैं, अपने फॉर्म भी भर ले रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग भी कर ले रहे हैं, हर कुछ कर ले रहे हैं ना। लेकिन शुरुआत किससे की गई थी? सूचना सिद्धांत के आधार पर की गई थी कि एक सूचना दूसरे तक पहुँच सके, तो संचार का टेलीफ़ोन मॉडल सबसे पहले सूचना सिद्धांत के लिए विकसित किया गया था। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? कई बार आपको करा रखा है, बताइए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जवाहरलाल नेहरू? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जवाहरलाल नेहरू। आपको बताया था पहली पंचवर्षीय योजना इन्होंने ही शुरू की थी। तो योजना आयोग क्या था? योजना आयोग को 1950 में बनाया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग से प्रश्न आएंगे, योजना आयोग से ज़्यादा आएंगे, इसीलिए पीडीएफ में हमने योजना आयोग को डिटेल में कवर किया है बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना? तो योजना आयोग जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो चाहे वो योजना आयोग पूछे या फिर नीति आयोग पूछे, दोनों आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव नहीं किया जाता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो अपने आप योजना आयोग या फिर जिसे हम नीति आयोग आप कहते हैं, इसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा समझ रहे हैं?
एक ऐसी शिक्षा जो हर जगह पहुँचाई जा रही है, सबको बराबर-बराबर दी जा रही है। तो प्रसार शिक्षा किस लिए शुरू की गई थी? मुख्य उद्देश्य क्या था? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, दक्षता में परिवर्तन लाना या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर किसी को शिक्षित किया जा रहा है, चाहे वो गाँव की महिलाएँ हों, चाहे वो बालक हों, चाहे बच्चे हों, शिक्षित करेंगे तो क्यों करेंगे? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसका दृष्टिकोण अलग रहेगा, वो अलग दृष्टिकोण से सोचेगा, वो ये सोचेगा नहीं हमको दहेज नहीं लेना है, ये गलत बात होती है, ठीक है ना? तो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, आप कक्षा 8 तक पढ़े हो, आपको अगर प्रसार शिक्षा दी जा रही है तो आप 8 से 10 तक पढ़ सकते हो, 12 तक पढ़ सकते हो, तो ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। अगर आप पढ़ जाओगे तो अगर आप पढ़ोगे तो मान लीजिए मोबाइल की बात करते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो मोबाइल के बारे में चीज़ें सीख लोगे। अभी तक जो गुणा भाग आप कॉपी पेन पर कर रहे थे, अब आप उसे मोबाइल में कर सकते हो। तो इससे क्या होगी? आपकी कार्य दक्षता में ही परिवर्तन आएगा, कार्य दक्षता भी सही हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए भाई 26 नंबर देखते हैं। तो भारत में हरित क्रांति जिलावार निष्पादन किसके माध्यम से हुई थी? यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत गाँव से लेकर के जिले तक पहुँची, जिले से लेकर के पूरे देश में फैल गई थी। तो शुरुआत किससे हुई थी? आईएडीपी से, आईएएपी से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे तो इसमें ज़्यादातर आंसर आपका उपरोक्त दोनों होता है। अगर आपको तुक्का ही लगाना है, मतलब आपको नहीं ही आ रहा है, तो ही आप उपरोक्त दोनों पर लगाइएगा, ठीक है? चलिए अब इन दोनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आईएडीपी क्या है और आईएएपी क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा। आईएडीपी का फुल फॉर्म है श्रम प्रधान कृषि जनपद कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था जिससे कि हरित क्रांति जनपदों में पहुंची थी, यानी कि जिलों में पहुंची थी, ठीक है? उसके बाद में आईएएपी का अर्थ है श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये भी आपका शुरू किया गया था जनपद और ग्राम में पहुंचाने के लिए। तो जिलावार निष्पादन किसके माध्यम से किया गया था? इन दोनों के माध्यम से किया गया था जिलावार निष्पादन। चलिए 27 नंबर। स्कूल में बृहद स्तर, ध्यान रखना ये बृहद स्तर की बात की जा रही है, मतलब बड़े स्तर पर। बृहद स्तर के समय प्रबंधन में किसका प्रबंधन शामिल होता है? स्कूल समय सारणी का, स्कूल कैलेंडर का, स्कूल मूल्यांकन का या फिर स्कूल सभा का? आइए आंसर देखें फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्कूल कैलेंडर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता प्रबंधन जो है महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बृहद स्तर का यानी कि बड़े स्तर का प्रबंधन कर रहे हैं, जैसे कि 1 साल के लिए कोई योजना आप बना रहे हैं, ठीक है? तो अगर 1 साल के लिए उस स्कूल की योजना बना रहे हैं तो आपको स्कूल कैलेंडर तैयार करना होगा। कैलेंडर का अर्थ होता है 1 साल के लिए, ठीक है? तो ये आपका बृहद स्तर के समय प्रबंधन में आ जाएगा। वहीं बात करते हैं स्कूल समय सारणी, तो ये आपका सूक्ष्म स्तर के समय प्रबंधन में आ जाएगा। समय सारणी का अर्थ होता है कि 1 दिन की समय सारणी, आज ये पीरियड इतने बजे लगेगा, ये पीरियड इतने बजे लगेगा, ये मैडम यहाँ पर पढ़ाने जाएँगी, ये टीचर यहाँ पर पढ़ाने जाएगा। तो वो जो सूक्ष्म प्रबंधन कर रहे हैं ना आज का, केवल आज के लिए, तो वो आपका स्कूल समय सारणी हो जाएगी, सूक्ष्म स्तर का प्रबंधन। और स्कूल कैलेंडर जो होगा वो बृहद स्तर का प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है? अब आपको प्रबंधन जो मैनेजमेंट है आपको सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? बस आप डरते रहते हो फालतू में। अब क्लास तो लो, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ही हर सब्जेक्ट की क्लास हम करा रहे हैं। लेकिन सब लोगों से कहना जिनने नोट्स ले रखा है कृपया डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर समस्या हो जाती है ना, आपका मोबाइल रीसेट हो गया, कुछ हो गया। 28 नंबर देखिए, इनमें से कौन-सा संगठन विभिन्न साझेदारी संगठन, खाद्य पुनर्प्राप्ति एजेंसियों और एनजीओ को एकत्रित करके भारत के खाद्य अपशिष्ट और भूख संकट को हल करने में मदद करता है? बड़ा-सा क्वेश्चन है, सिंपल समझा देते हैं क्या कह रहा है। एक ऐसा संगठन है जो एनजीओ को खाना पहुँचाता है, जो भारत के जितने भी आईएफएसआई वगैरह हैं, जितने भी सहकारी संगठन हैं, उन सबको भोजन उपलब्ध कराता है, यानी भोजन का मतलब है भोजन सामग्री उपलब्ध कराता है, ठीक है? और भारत में जो भूख संकट है, उसको हल करने में मदद करता है। बताइए कौन-सा ऐसा संगठन है? चलिए 4 ऑप्शन देखें फिर आंसर बताते हैं। रूको आरयूसीओ है या फिर खाद्य पदार्थ बचाओ एक्ट है या आईएफएसए है या फिर बीएचओजी है? बताइए क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईएफएसए यह कार्य करता है। आईएफएसए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए देख लीजिए। इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस, ये आईएफएसए का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है? यानी कि फाइनल जो वो सील लगती है, किसके द्वारा लगाई जाती है फाइनल सील कि हाँ, ये जो योजना बन गई है, अब ये फाइनली लागू कर दी जाए। कौन लगाता है फाइनल सील? योजना आयोग लगाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा फाइनल यानी कि अंतिम रूप से इसको अनुमोदित किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। छोटे समूह चर्चा निम्न में से किसे प्रोत्साहित करते हैं? यानी कि आप छोटे-छोटे समूह बना कर के चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अंताक्षरी खेल रहे हैं अपने घर पर, ठीक है? तो ये किसको प्रोत्साहित करेंगे? सक्रिय साझेदारी को,
पारस्परिक सत्र को, सहकर्मी आधारित संचार को या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को ये जो है प्रभावित करने वाले, इन सभी को प्रोत्साहित करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में आप सक्रिय साझेदारी कर सकते हैं। छोटे-छोटे समूह में अगर चर्चा कर रहे हैं तो एक सक्रिय साझेदारी दूसरों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है। पारस्परिक सत्र यानी कि एक दूसरे से मिलकर के उनकी जानकारी ले सकते हैं, सत्र आयोजित कर सकते हैं। सहकर्मी आधारित संचार यानी कि अपने आस-पास के जो कलीग हैं, उनसे मिलकर के अपना संचार कर सकते हैं। तो ये छोटे समूहों में जो चर्चा की जाती है, वो इन सब के लिए आवश्यक होती है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है? चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करके आपको तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। नोट्स आप ले लेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ये 101% आपसे बोल रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर कर देना है सबके पास में, सारे ग्रुप में शेयर करना ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। बाकी जो भी नोट्स आपके उपलब्ध होने वाले हैं, इसके बाद में आपका एमपीएसआई 2025 आ रहा है, इसके नोट्स उपलब्ध हैं। एमपी टेट चयन परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। आबकारी विभाग की जो वैकेंसी है, आबकारी कांस्टेबल आ रहा है, उसके नोट्स उपलब्ध हैं। एमपी पुलिस जेल वन रक्षक के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग अपने नोट्स मैसेज करके मंगवा सकते हैं किसी भी एग्जाम के, ठीक है? चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि किसी के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है क्लास का, तो वो अगर सक्सेस जंक्शन लाइव जो चैनल है उसको ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन तुरंत डल जाता है, तो वहाँ से भी आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है भाई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।